नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज हम सबसे पहले उस खबर का जिक्र करने वाले हैं जिस खबर का जिक्र दुनिया भर के मंचों पर हो रहा है। दुनिया इस खबर पर अब स्टडी कर रही है क्योंकि यह खबर नए भारत की बुलंद तस्वीर से जुड़ी हुई है। वो नया भारत जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल हो चुका है। वो नया भारत जिसने दुनिया से आतंक के समूल विनाश का प्रण लिया है। वो नया भारत जो पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान को हर मंच पर बेनकाब करने में सफल साबित हो रहा है। और वो नया भारत जिसमें दुनिया विश्व गुरु की छवि देख रही है। दरअसल ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का दिन भी बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया के सामने भारत का न्यू नॉर्मल करार दिया था, उसी तरीके से दुनिया भर में देश के प्रतिनिधि पहुंचे और दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर जो हमारी नई नीतियां हैं, वो चाहे सैन्य ताकत से जुड़ी हुई हो या कूटनीति से जुड़ी हुई हो, जिस तरह से मल्टी प्रोंग एक्शंस पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान और आतंक के पनाहगारों के खात्मे के लिए भारत द्वारा उठाए गए उन कदमों का दुनिया में विस्तार से उनकी तस्वीर रखने के लिए ये डेलीगेशन जब दुनिया की सैर करके अब भारत लौट आया है। पीएम मोदी ने आज शाम यानी मंगलवार की शाम ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताकर देश वापस लौटे इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात की है। उनके साथ एक डिनर भी होने वाला है। डेलीगेशन के सदस्यों ने पीएम से अपनी यात्रा का अनुभव शेयर किया है। साथ डेलीगेशन में शामिल 59 सदस्य 33 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, जिनमें 51 शीर्ष नेता और 8 राजदूत शामिल हैं। विश्व भर में गए डेलीगेशन ने 5 बड़े संदेश दिए हैं और जिसका जिक्र मैंने किया कि ये दरअसल न्यू नॉर्मल जो भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो न्यू नॉर्मल है उसका ये बड़ा संदेश है। क्या संदेश है? तो वो 5 बड़े संदेश जिनमें सबसे पहले और सबसे ताकतवर संदेश है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। हमने दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचे के खिलाफ था। आतंकी अड्डों को नपी तुली कार्रवाई में निशाना बनाया गया और इस निशाने में इन आतंकी अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। पाक सेना ने इसे खुद के खिलाफ हमला माना और फिर पलटवार किया। अब दूसरा जो बड़ा संदेश हमारी तरफ से दिया गया दुनिया को कि पाक आतंक का समर्थक है, तभी तो पाकिस्तान ने आतंक और आतंकी अड्डों पर हुए हमले को अपने ऊपर हमला माना और यही बताता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकिस्तान है क्योंकि वो आतंक का समर्थन करता है। सांसद कुछ प्रमाण लेकर गए जिनमें उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे पहले हुए हमलों का भी पूरा चिट्ठा सांसद लेकर गए थे। इन सब के बीच तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह भी दिया गया कि भारत ने इस हमले के बाद संयमित कार्रवाई की, अपनी जिम्मेदारी को समझा, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, आतंकियों और आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। भारत ने सैन्य कार्रवाई में भी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया। यह सुनिश्चित किया कि पाक के किसी निर्दोष नागरिक की जान न जाने पाए। पाक ने कार्रवाई रोकने का जब आग्रह किया तो भारत ने उसे तत्परता से स्वीकारा और
यहां पर भी भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर के लिए हामी भरी। चौथा सबसे बड़ा संदेश ये था कि आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट है और भारत के साथ है। सांसद ने किस तरह से अपनी बातों को रखा और इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं आपको हम बता दें, आगे हम बढ़े तो उससे पहले ये तस्वीरें आपके लिए बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये डेलीगेशन मिलता हुआ नजर आता है। हर एक चेहरे पर एक चमक है, कॉन्फिडेंस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन हो रहा है। प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहे हैं, इन सभी प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं और देखिए सलमान खुर्शीद साहब से किस तरह से मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये संदेश एकता का संदेश है, ये संदेश एकजुटता का संदेश है। ये राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को समझने और जानने और दुनिया को इसका संदेश देने वाला बड़ा महत्वपूर्ण पल है, जब दुनिया ये देख रही है कि भारत में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि, जब भारत की बात आती है तो वो एक है, क्योंकि उस वक्त उनका धर्म राष्ट्र धर्म होता है, उनकी भावना राष्ट्र सर्वोपरि होती है। और ये देखिए ये डेलीगेशन कनिमोई हैं, सुप्रिया सुले हैं, प्रियंका चतुर्वेदी है, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, जो 33 देशों की जिन्होंने यात्रा की और बड़े महत्वपूर्ण मिशन पर निकले हुए थे। पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब करना है, भाव भंगिमाओं से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री एक एक डेलीगेट से मिलकर उनका जो अनुभव है उसे सुन रहे हैं और जितने भी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे हैं, इस पूरे डेलीगेशन के जो सदस्य रहे हैं, वो चाहे देखिए शशि थरूर हो या फिर आपने अभी सलमान खुर्शीद साहब को भी देखा था, ये तमाम लोग अपनी एक्सपीरियंसेस कितने इंटेंस होकर बता रहे हैं। हल्के फुल्के पल भी यहाँ पर आए, जब आप देख सकते हैं अभी कि प्रियंका चतुर्वेदी और सुप्रिया सुले से वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आतंक के खिलाफ विश्व कैसे एकजुट हुआ, जिस संदेश की हम बात कर रहे थे, ये वही संदेश है। ये मुस्कुराहट ये बता रही है, ये मुस्कुराहट, ये जज्बा, ये बॉडी लैंग्वेज उस कॉन्फिडेंस को बता रहा है जो ये कह रहा है कि सांसदों ने इन देशों से जब आतंकवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने की अपील की, इससे निपटने के लिए सहयोग और समर्थन मांगा, तो दुनिया भर के मुल्क आतंक के खिलाफ इस युद्ध में भारत के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। यह बताता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अपना बदला हुआ दृष्टिकोण दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। ये तस्वीरें यह बताती है कि भारत सीमा पार से पैदा होने वाले खतरे को लेकर उदासीन रहने के बजाय प्रोएक्टिव रवैया अपनाएगा और आतंकी हमलावरों को निष्क्रिय करेगा। और दुनिया के सामने जब हमने खुलकर इस बात को रखा तो दुनिया ने भी भारत के साथ आतंक के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में कदम से कदम मिलाकर चलने का, सहयोग देने का, समर्थन देने का जज्बा दिखा दिया है। ये डेलीगेशन जिस गर्मजोशी के साथ, ये देखिए ये एक बड़ी तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी डेलीगेट्स पहुंचे हुए थे उन्होंने एक साथ एक पिक्चर क्लिक कराई है और ये अपने आप में दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश दे रही है। ये बता रही है कि राष्ट्रवाद की भावना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और जब कभी भी आतंकवाद की बात आएगी तो भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। यही भारत की नई नीति है और यही नीति भारत में आने वाले समय में उसकी नियति भी तय करेगा। तो दुनिया को तो हमने बता दिया है कि हमारे सामने जो आतंकिस्तान है उससे हम कैसे निपटेंगे। हमारे लिए यह धर्म युद्ध है और इस युद्ध में आतंक का समूल विनाश ही हमारा यानी भारत का संकल्प है, प्रण है। दुनिया हमारे साथ चल पड़ी है, लेकिन यहां पर अभी भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। हमारे सीमा के पार जो बैठा दुश्मन है उसे तो हम जानते, समझते, पहचानते हैं। उसके खिलाफ हमने न्यू नॉर्मल हमारे लिए क्या है उसका खुलकर बखान कर दिया है। लेकिन सीमा के भीतर बैठे हुए दुश्मनों का, इनके खिलाफ कब ऑपरेशन चलेगा? बात करेंगे उनकी जो हिंदू घृणा में
आकंठ डूबे वजाहत खान और अरफा खानम को मिल रहे राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण का आधार बन रहे हैं। कोलकाता में वजाहत खान को मिल रहे ममता के आंचल के छांव की हम बात करेंगे। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले कोलकाता के गार्डन रिच थाने में एफआईआर भी वजाहत खान ने ही लिखवाई थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट की अधिवक्ता रिंकी चटर्जी और श्री राम स्वाभिमान परिषद ने वजाहत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। कोलकाता के साथ असम की गुवाहाटी और दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में वजाहत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वजाहत ने अपना एक्स अकाउंट लॉक कर दिया और खुलेआम अपने पाकिस्तानी एनजीओ को संचालित करता रहा। जब कार्रवाई का दबाव बढ़ा तो कोलकाता पुलिस ने उसे अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया। असम की गुवाहाटी पुलिस जब वजाहत को गिरफ्तार करने कोलकाता पहुंची तो वजाहत के गुंडों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। सूत्र ये कह रहे हैं कि वहां असम पुलिस की वर्दी तक को फाड़ दिया गया। ममता की पुलिस असम पुलिस का साथ देने के बजाय आरोपी वजाहत को बचाने में लगी रही। जब दबाव बढ़ा तो कोलकाता पुलिस ने अपने यहां वजाहत की गिरफ्तारी दिखाकर उसे असम पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा लिया। कहने को तो कोलकाता पुलिस ने वजाहत को गिरफ्तार किया है, लेकिन असल में उसे बचाने के लिए कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और यही हाल अरफा खानम के केस में भी हो रहा है। कांग्रेस नेता अरफा खानम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से हिंदू घृणा को लगातार फैलाया। बकरीद के दिन किए पोस्ट के लिए उसने माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद फिर हिंदुओं को धमकाने वाला पोस्ट भी डाल दिया। अरफा के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक उसे एफआईआर में तब्दील नहीं किया है। अब सिंबॉलिक ही सही, वजाहत की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अरफा खानम अब भी विश्वमन कर रही है। क्या वजाहत को मिल पाएगी उसकी किए की सजा? क्या ममता का मुस्लिम प्रेम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को लगातार चोट पहुंचाता रहेगा? और क्या अरफा खानम में दिल्ली पुलिस अरफा खानम के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर पाएगी? क्या अरफा की भी गिरफ्तारी शर्मिष्ठा शरीके होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब भी मिलना बाकी है, क्योंकि इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ छिपी है तुष्टीकरण की राजनीति। ये राजनीति इन देश विरोधियों को, इन देशद्रोहियों को कैसे बचाती है, आइए आज हम आपको बताते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। हरियाणा तक मामले दर्ज थे, जिसके बाद कोलकाता पुलिस की नींद खुली और उन्होंने भी केस दर्ज किया। असम पुलिस की एक टीम वजाहत खान को पकड़ने के लिए कोलकाता भी पहुंची थी, लेकिन वजाहत उनके हाथ नहीं लगा। ठीक वैसे ही जैसे दुष्कर्मी शाहजहां शेख सीबीआई के हाथ नहीं लगा था और उसको जांच एजेंसियों से बचाते हुए बाद में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी के नाम पर अपने संरक्षण में ले लिया था, ठीक वैसे ही कोलकाता पुलिस ने वजाहत को उसके अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस से बचाते हुए ममता बनर्जी की पुलिस ने उसे चुपचाप अपनी सेफ कस्टडी में ले लिया है। एक और जहां शर्मिष्ठा पनोली को माफी मांग लेने के बावजूद उसे हिंदू होने की सजा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण से ग्रस्त एक खास इकोसिस्टम वजाहत खान और अरफा जैसे जिहादियों को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन फिर चाहे वजाहत खान हो या अरफा जिसने बकरीद पर, देखिए जो पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है ये पीसी है। पीसी मतलब पुलिस कस्टडी नहीं, प्रोटेक्शन कस्टडी। इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि आसाम पुलिस इसको गिरफ्तार ना करके ले जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश से कलकत्ता पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। पूरा गॉटअप है, कहाँ रह रहा था, छुपा हुआ था, पुलिस को सब पता था, पश्चिम बंगाल पुलिस को सब पता था, लेकिन इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देना है आगे आने वाले समय के लिए। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता सरकार को स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मैं हेमंत दा से भी बात करूंगा
आज नहीं तो कल इसको आसाम पुलिस उठा के ले जाएगा और जिस तरीके का ट्रीटमेंट उसको चाहिए और माँ कामाक्षा का साक्षात दर्शन भी कराएगा। I would like to draw kind attention to the Assam government police and Haryana police. Please book him. उसको लेकर जाना चाहिए। 16 तारीख तक अभी तक पीसी दिया है, वो गोलविंद केस वाला कलकत्ता वाला केस में, और जो हमारा केस है जो हरियाणा वाला पुलिस का, वो उसको केप्ट विद द रिकॉर्ड रखा गया क्योंकि उसमें वारंट भी है। तो वो 16 तारीख को डिसाइड किया जाएगा जो हरियाणा पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा कि नहीं। हम लोग हरियाणा पुलिस को। तो एक तरफ सवाल यह है कि ऐसे देशद्रोहियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, बंगाल इनके लिए पॉलिटिकल असाइलम हो गया है, प्रोटेक्टेड चीट दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनमें वोट बैंक नजर आता है। लेकिन सवाल ऐसे लोगों से पूछना चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे पॉलिटिकल चेहरों से, ऐसे बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहिए कि वोट बैंक के लिए क्या आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख दिया है? सीखना चाहिए अमेरिका से। अमेरिका की, ट्रंप की बहुत सारी बातें आजकल करते हैं ये लोग। जब कभी भी सरकार की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, सीजफायर की बात आती है, तो ट्रंप की बात की जाती है। तो फिर ट्रंप जो कर रहे हैं अमेरिका में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए, इसकी बात क्यों नहीं करती ये राजनीतिक पार्टियां? सवाल बड़ा है। लेकिन इन सब के बीच क्या हो रहा है अमेरिका में, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। दरअसल हॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर के लिए मशहूर लॉस एंजल्स आजकल, वही लॉस एंजल्स आजकल ग्लैमर के लिए या अपनी हॉलीवुड मूवीज के लिए सुर्खियों में नहीं है। आजकल इसकी वजह सुर्खियों में आने की कुछ और है। बीते 4 दिनों से यह शहर हिंसा और प्रदर्शनों की आग में जल रहा है। सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जहां हजारों प्रदर्शनकारी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ यह आक्रोश है क्यों, और क्यों लॉस एंजल्स ही इस हिंसा का केंद्र बना हुआ है? जवाब साफ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों, खासकर अवैध मुस्लिम घुसपैठियों और उनकी आपराधिक गतिविधियों जैसे ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। यह कार्रवाई न केवल अमेरिका की संप्रभुता की रक्षा के लिए है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने, उसे बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। लॉस एंजल्स, जो न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लंबे समय से अवैध प्रवासियों का गढ़ रहा है। इस शहर की 38 लाख की आबादी में 13 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी है, घुसपैठिए हैं, जिनमें 48.6% लैटिनो और हिस्पैनिक समुदाय के लोग शामिल हैं। लेकिन इनके अलावा एक बड़ा हिस्सा उन अवैध मुस्लिम घुसपैठियों का भी है जो फर्जी दस्तावेजों और गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका में घुस आए हैं। ये घुसपैठिए न केवल अमेरिकी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि कई मामलों में जैसे ग्रूमिंग गैंग्स और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त पाए गए हैं। ये गैंग्स स्थानीय समुदायों, खासकर युवा लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता और भय का माहौल पैदा होता है। ट्रंप प्रशासन ने इस खतरे को पहचाना और इसे खतरे को पहचानते हुए सख्त डिपोर्टेशन नीति लागू कर दी, जिसके तहत शुक्रवार से लॉस एंजल्स में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हुई। ट्रंप की इस नीति के तहत इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने फैशन डिस्ट्रिक्ट, कॉम्पटन और अन्य इलाकों में 118 अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें आपराधिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। इन छापों ने अवैध प्रवासियों और उनके समर्थकों, खासकर वामपंथी कार्यकर्ताओं और तथाकथित मानवाधिकार संगठनों में खलबली मचा दी है। 8 जून को यह विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया।
प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, वाहनों को जलाया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लॉस एंजल्स की फेडरल बिल्डिंग इन प्रदर्शनों का केंद्र बन गई, जहां अफवाह फैली कि हिरासत में लिए गए लोगों को वहां रखा गया है। लेकिन ट्रंप ने इस अराजकता के सामने झुकने के बजाय और सख्त रुख अपना लिया। उन्होंने 2000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन सैनिकों को लॉस एंजल्स की सड़कों पर तैनात करने का आदेश दे डाला। यह फैसला कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम को नागवार गुजरा, जिन्होंने इसे गैर कानूनी और उकसावे वाली कार्रवाई करार दे दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि न्यूसम जैसे नेता अवैध प्रवासियों को संरक्षण देकर अमेरिका की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे यहाँ कुछ नेता हैं, अभी ममता बनर्जी का जिक्र हो रहा था, जो वजाहत जैसे लोगों को संरक्षण दे देते हैं और यही लोग देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित होते हैं। लॉस एंजल्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लॉस एंजल्स को पिछले साल नवंबर में सेंचुरी सिटी घोषित किया गया। इसका जीता जागता सबूत है, जिसने अवैध प्रवासियों को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। ट्रंप का यह कदम क्यों जरूरी है, इसके पीछे कई जो महत्वपूर्ण वजहें हैं, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लॉस एंजल्स को अवैध प्रवासियों का हब माना जाता है, जहां न केवल लैटिनो और हिस्पैनिक बल्कि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए भी बड़ी संख्या में। बात करेंगे रिश्तों की तार तार होती कहानी की, उस कहानी में जिसमें सपने थे, लेकिन उन्हीं सपनों का खून हो गया। वो सपने जो शादी के 7 फेरों के साथ शुरू हुए, वो सपने लाश में तब्दील हो गए। कहानी सोनम और राजा रघुवंशी की, जिसकी हत्या खुद उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी। राजा की हत्या की जाती है, सोनम का प्रेम इसके पीछे वजह बताई जाती है। देश से यह आवाज उठ रही है कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यकीनन सोनम जैसी मानसिक विकृत वाली शख्सियत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह होता है, और यह बड़ा सवाल बनना भी चाहिए, कि आखिर समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों सोनम की विकृति मानसिक होती चली जा रही है? क्या बच्चों की और मां बाप के बीच की जो दूरियां हैं वो इसकी वजह बन रही है? या लड़की और लड़के का जो भेदभाव बचपन से परिवारों में ही देखने को मिलने लगता है, ये इसकी वजह बन रही है? क्योंकि जिस तरीके की कहानी सामने आई है, उसने एक प्रश्न को जन्म दे दिया है। जन्म इस बात का कि क्या माता पिता की ना सोनम को बर्दाश्त नहीं हुई। सोनम ने शादी के लिए हामी तो भर दी, लेकिन माता पिता की उस ना का बदला लेने के लिए सोनम ने एक दूसरे माता पिता के बेटे, उनके कुल के दीप को हमेशा के लिए बुझा दिया। क्या यह कहानी समाज में जो परंपरा और संस्कृति जिसका निर्वहन पहले होता था, उनके खत्म होने का संकेत देती है? क्या यह कहानी हमें बताती है कि हम निज स्वार्थ के लिए और निज स्वार्थ से भी ऊपर अपनी मर्जी से जीने के लिए इस हद तक जाने लगे हैं कि हत्या जैसी जघन्य अपराधों से भी पीछे नहीं हटते? इन सब की वजह क्या समाज में जिस तरीके का बदलाव आया, पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को अपनाया गया, जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री परोसी गई, जिस तरीके से माता पिता और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ती गई, ये सब इसका बड़ा कारण है। और अगर ऐसा है तो यहां पर क्या वक्त आ गया है कि इलाज बीमार का नहीं, बीमारी का किया जाए? क्या है सपनों के टूटने की ये कहानी और किस तरीके से ये बड़े सवाल को जन्म देती है? आइए इसी पर आधारित हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। अर्धांगिनी, जिसे कहा गया पति का आधा अंग, लेकिन जब वही अर्धांगिनी पूरा विश्वास,
पूरा रिश्ता और एक जिंदगी ही निकल जाए तो क्या कहेंगे राजा और सोनम, इंदौर के वो नवविवाहित जोड़े जो शादी के बंधन में 11 मई को बंधे थे। 20 मई को सपनों की नगरी शिलोंग हनीमून मनाने पहुंचे, लेकिन 23 मई को कहानी ऐसी मोड़ पर आ गई कि सोनम ने अपने पति राजा को मौत की नींद सुला दिया। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियों की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा रघुवंशी लापता, राजा रघुवंशी मृत और शक की सुई घूमती है उसी पर जिसे राजा ने अपना सबसे करीबी माना था, सोनम। जांच जैसे जैसे बढ़ी, हैरानी भी वैसे ही गहराती गई। पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की, सुपारी दी और उसका अंजाम शिलोंग की वादियों में हुआ। ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है यहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम यहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले इसमें ये है, छोड़ के जो गया इसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें, तो ये तो पहले झूठ है। तो सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलोंग पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब 16 तक रहेंगे या सिर्फ नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है, बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी वो मिस्टेक थी, हाँ ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। प्यार, शादी, धोखा और कत्ल, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। राज जो सोनम की प्लाईवुड की दुकान में काम करता था, उम्र में 5 साल छोटा था, लेकिन सोनम का दिल उसी पर आ गया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन दोनों की शादी ना हो सकी, तो तभी मोहब्बत ने मौत की साजिश रची। लेकिन राजा की कातिल सिर्फ उसकी रानी सोनम नहीं बल्कि पूरा गैंग है। राज कुशवाहा प्रेमी और मास्टरमाइंड, इसके साथ विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। ये चारों हत्यारे अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसको मेरे भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था, मेरे कोई आगे पीछे। जिस लड़की की शादी को लेकर थाल सजे थे, मंगल गीत बज रहे थे, वो लड़की ही अब हत्या की आरोपी है। 2 जून को राजा की लाश सोहरा के पास मिली। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर यूपी में सरेंडर कर दिया। लेकिन आज देश पूछ रहा है कि क्या सोनम ने शादी राजा की जान लेने के लिए की थी? क्या ये शादी सोनम की मर्जी के खिलाफ थी? क्या सोनम ने कभी बताया कि उसका रिश्ता पहले से था? क्यों माता पिता ने उसकी बात नहीं सुनी या उसने कभी बात ही नहीं की? क्या ये अपराध सिर्फ एक महिला की हिम्मत थी या एक दमित आत्मा का विस्फोट? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। बस धन्यवाद मिल गई तो। एक शादी जो प्रेम का व्रत कहलाती थी, अब शक, साजिश और सजा का दूसरा नाम बन गई है। राजा की मौत सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये उस समाज की चुप्पी पर तमाचा है
जो लड़की की ना को इज्जत नहीं बगावत मानता है, जो शादी को समझौता बना चुका है, जहां रिश्ते अब दिल से नहीं दबाव से बनते हैं और मोहब्बत अब जिंदा नहीं रहती, मौत में बदल जाती है। सवाल सिर्फ सोनम की साजिश का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो हनीमून के नाम पर कब्र खोद देती है और फिर खामोश तमाशबीन बनकर इंसाफ की आंखों में धूल झोंकती है। अब फैसला समाज को करना है कि वो बेटी को समझेगा या उस पर शक करेगा, प्यार को जिएगा या फिर रिश्तों की लाशें उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक तरफ रिश्तों को तार तार करती हुई ये कहानी, एक तरफ इंसान को जानवर बनते हुए देखने की ये कहानी, और दूसरी तरफ रिश्ते को समझकर जानवर भी कैसे मानवता की कहानी दुनिया के सामने रख रहा है। हमारी अगली खबर इसी पर आधारित है। इंसान तो जानवर बन रहा है, लेकिन यहां जानवर सच्ची सीख दे रहा है। हम आपको एक ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी है। यह घटना झारखंड के देवघर से सामने आई है, जहां एक इंसान और एक जानवर के रिश्ते की ऐसी मिसाल देखने को मिली है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक लंगूर अपने पुराने दोस्त, देखभाल करने वाले, अपने संरक्षक मुन्ना सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मुन्ना सिंह देवघर के रहने वाले थे और उन्हें जानवरों, खासकर लंगूरों से विशेष लगाव था। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि मुन्ना सिंह वर्षों से लंगूरों को नियमित रूप से खाना खिलाते थे। उन्हें सिर्फ खाना देना ही नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह जानवरों की देखभाल करना भी बेहद पसंद था। और शायद यही कारण है कि उनके जाने के बाद एक लंगूर उन्हें अंतिम विदाई देने आया। यह है रिश्ता। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि मुन्ना सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार से पहले जब रखा गया था, तब एक लंगूर वहां आता है। वो सबके बीच बैठ जाता है, मानो किसी अपने को खो देने का शोक मना रहा हो। उसके खोने का दर्द उसके चेहरे पर झलक रहा था। और तभी वो लंगूर धीरे से आगे बढ़ता है और मुन्ना सिंह के माथे को चूम लेता है। यह पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और अब यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है। यह केवल एक लंगूर की हरकत नहीं, बल्कि उस प्रेम और अपनत्व का प्रमाण है जो जानवर भी इंसानों के लिए महसूस करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जानवर सिर्फ भोजन के लिए इंसानों के पास आते हैं, लेकिन यह वीडियो बताता है कि जब इंसान सच्चे मन से किसी जानवर को अपना लेता है, तो वो जानवर भी उससे गहरे भावनात्मक रिश्ते में बंध जाता है। हमारे समाज में रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? इसकी कई वजहें हैं, लेकिन रिश्ता क्या होता है, अगर समझना है तो समाज को इन तस्वीरों से भी समझना चाहिए। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जानवरों से प्रेम करना सिर्फ एक दया का कार्य नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसमें भाषा की जरूरत नहीं होती, बस भावनाओं की कद्र होती है। मुन्ना सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये प्रेम भरा रिश्ता लोगों के दिलों को छू रहा है और ये रिश्ता अमर हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये सिखा दिया कि जानवरों के प्रति करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये तस्वीर हमें सिखाती है कि रिश्तों की मर्यादा और उन मर्यादों में रहकर रिश्तों को अपनाकर उसे आगे ले जाना, उसे निभाना किसे कहते हैं। इंसानों को जानवरों से भी सीखने की जरूरत है। सीखने और सिखाने की बात हो रही है
तो मौसम भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है और इसीलिए मौसम जब करवट बदलता है तो बहुत कुछ बदलना पड़ता है स्वयं में। मौसम कुछ ऐसा ही आपको कह रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी राज्यों के लिए हीट वेव और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इन राज्यों के ज्यादातर जिलों में सोमवार दोपहर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो सोमवार को हीट वेव और गर्मी का सबसे तेज असर रहा। सफदरजंग इलाके में अधिकतम पारा 43 डिग्री को भी पार कर गया, लेकिन गर्मी 49% फील की गई। दिल्ली एनसीआर में आज हीट वेव गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी रहा। 11 जून को भी हीट वेव और गर्मी का ऑरेंज अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। 12-13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज हीट वेव और गर्म रात का रेड अलर्ट जारी किया है और सबसे ज्यादा अलर्ट यानी सबसे ज्यादा जो गर्म राज्य रहने वाले हैं उनमें पश्चिमी जिलों, खासतौर से इन राज्यों में पश्चिमी जिले जो हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और सिरोही में ही सबसे ज्यादा तापमान रहेगा। राजस्थान के लिए इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इधर पूर्वी राजस्थान में गर्मी और गर्म रात दोनों का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को 47 डिग्री से भी ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यह देश में सबसे अधिक तापमान था। पहाड़ी राज्यों में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन येलो अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। मॉनसून की बात की जाए तो ये 29 मई से अभी भी बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमा पर अटका हुआ है। हालांकि मौसम इस बार मॉनसून समय से पहले जरूर आया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा है। 15 जून तक इसके मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मॉनसून की बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में भारी तबाही रही है और हमने देखा भी कि किस तरह से बाढ़ के हालात ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि धीरे धीरे अब हालात सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तो मौसम में यह बदलाव ये बता रहा है कि आपको भी अपने में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव कुछ उपायों के माध्यम से आ सकते हैं, क्योंकि जब मौसम का ट्रांजिशन होता है तो शरीर को उस मौसम के अनुरूप ढालने के लिए तैयार करना पड़ता है और ये तैयारी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गर्मी के समय में कभी भी अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। पानी लगातार पीजिए, जरूरत पड़ने पर बाहर निकलिए। सिर पर किसी कपड़े से अपने सिर को जरूर ढक कर रखिए। छाते का उपयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी को अपनाइए। गन्ने का जूस, बेल का शरबत, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो हीट वेव के समय में सुरक्षा कवच का काम करती हैं। और अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और जब हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज, एक पॉजिटिव न्यूज लेकर आते हैं। तो वो पॉजिटिव न्यूज आज बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि मजहबी अतिक्रमण से धीरे धीरे हमारा देश मुक्त हो रहा है। सुदर्शन न्यूज ने एक महाअभियान छेड़ा था और उस महाअभियान का ही आज एक बड़ा प्रतिफल देखने को मिला। अब आक्रांता गाजी का नहीं, अब महाराजा सुहेल देव का महिमा मंडन होगा। गाजी सलार के नाम पर लगने वाला मेला अब नहीं लगेगा, बल्कि महाराजा सुहेल देव की वीरता और पराक्रम की चर्चा होगी और महाराजा सुहेल देव की याद में ही विजय उत्सव की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इन सब के बीच में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से अब तक हमें सिर्फ और सिर्फ इन गाजियों का महिमा मंडन करती हुई तस्वीरों को सामने हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने रखा, क्योंकि उसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति छिपी हुई थी।
लेकिन अब देश बदल चुका है, देश जाग चुका है, देश राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को समझ चुका है। और जिस तरह से सुदर्शन न्यूज ने एक महाअभियान निरंतर लगातार सतत रूप से चलाया है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का भी यह मिशन था कि देश को मजहबी अतिक्रमण से, इन आक्रांताओं की महिमा मंडन से मुक्त करना है और देश के जो अपने सच्चे वीर सपूत हैं, जो शूरवीर हैं, जो पराक्रमी हैं, उनके बारे में पीढ़ियों को बताना है। वर्तमान पीढ़ी को जब आज अपने असली नायकों से परिचित कराएंगे तो आने वाला भविष्य भी सुनहरा होगा, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को भी बल मिलेगा। हमने लगातार इस अभियान को चलाया और इसका ही एक बड़ा प्रतिफल अब सामने आ रहा है कि अब देश में गाजी मियां जैसे आक्रांताओं की, गाजी सलार जैसे आक्रांताओं की चर्चा नहीं होगी, उनके नाम पर उर्स या मेला नहीं लगेगा। अब तो मेले लगेंगे हमारे देश के वीर सपूतों, पराक्रमियों और महाराजा सुहेल देव जैसे वीर पुरुषों के नाम पर। और आज उसकी बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये शुरुआत है और ये शुरुआत अगर इतनी खूबसूरत है तो आप सोचिए कि जब अंत होगा, कहते हैं ना आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि एक महत्वपूर्ण शुरुआत है और इस शुरुआत के साथ ही हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बल मिले। हम एक साथ राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ये प्रण लें कि हम बनेंगे हिंदू राष्ट्र का आधार, हम बनेंगे हिंदू राष्ट्र का संबल। इसी उम्मीद के साथ जनमत को आज यहीं खत्म करते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।